जिसमें अपना चैप्टर नंबर 6 था, सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो पढ़ रहे थे। और इसमें 6.1 2 3 4 अपन ने पढ़ ली थी। 6.5 आज अपन चालू करते हैं। सबसे पहले तो जो 6.5 है उसमें जो मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल विचरण विधि, इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा और मेथड बताने के बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसके बेसिस पे आप अन्य क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सोल्व कर पाओगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं जिससे वो भी जो ER मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं उनका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है प्राचल विचरण विधि। जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और इस टॉपिक से 6.5 है और इस टॉपिक से 101% एक क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से 101% एक क्वेश्चन आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल विचरण विधि से। सबसे पहले तो मेथड के बारे में जांच करेंगे, या मेथड है उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। प्राचल विचरण विधि का यूज क्यों किया जाता है सबसे मेन तो प्राचल विचरण विधि का जो यूज है वो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई निकालने में प्रॉब्लम हो, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट समाकल निकालने में प्रॉब्लम आए तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए प्राचल विचरण विधि का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्राचल विचरण विधि का उपयोग जब करते हैं तो जो रेखीय अवकल समीकरण है जिसको अपने को सोल्व करना है उसका CF अपने को मालूम होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने को मालूम होना चाहिए। जब तक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने को मालूम नहीं होगा तब तक अपन उस प्राचल विचरण विधि की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 6.1 में दोस्तों अपन ने ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया था जिनमें पूरक फलन का एक भाग अपने को मालूम था, जबकि प्राचल विचरण विधि में आपको पूरा का पूरा पूरक फलन आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब 6.1 में जो विधि पढ़ी थी वो प्राचल विचरण विधि से ज़्यादा आसान विधि थी, क्योंकि उसमें पूरक फलन का एक भाग मालूम होते हुए भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेते थे। लेकिन प्राचल विचरण विधि में तो आपको पूरा का पूरा पूरक फलन मालूम होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा। प्राचल विचरण विधि प्राचल विचरण विधि की सहायता से प्राचल विचरण विधि की सहायता से उन रैखिक अवकल समीकरणों को प्राचल विचरण विधि की सहायता से उन रैखिक अवकल समीकरणों को प्राचल विचरण विधि की सहायता से उन रैखिक अवकल समीकरणों को हल किया जाता है प्राचल विचरण विधि की सहायता से उन रैखिक अवकल समीकरणों को हल किया जाता है जिनमें पूरक फलन का जिसमें उन रैखिक अवकल समीकरणों को हल किया जाता है जिसमें पूरक फलन ज्ञात हो। पूरक फलन ज्ञात हो। पूरक फलन ज्ञात होने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो पूरक फलन है वो आपको मालूम होना चाहिए। पूरक फलन ज्ञात हो। अब मैं लिखूंगा चैप्टर 6.1 जो इसी के अंदर था ना, में यदि पूरक फलन का एक भाग मालूम है, 6.1 में यही तो किया था अपन ने। 6.1 में यदि पूरक फलन का एक भाग ज्ञात हो तब उस अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना सीखा था। पूर्ण हल ज्ञात करना सीखा था।
भाई 6.1 में यही तो अपन ने सीखा था कि पूरक फलन का एक भाग मालूम है तो उसका पूर्ण हल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो 6.1 में तो अगर पूरक फलन का एक भाग मालूम है तो पूर्ण हल ज्ञात करना सीखा था, लेकिन प्राचल वितरण विधि में तो आपको पूरा का पूरा पूरक फलन ज्ञात होना चाहिए। जबकि प्राचल वितरण विधि में संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात होना चाहिए। भाई उसमें तो पूरक फलन, भाई देखो सेकंड ऑर्डर का अपना जो चैप्टर का नाम है वो सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पूरक फलन में दो भाग आएंगे, C1 इंटू कोई x का फलन प्लस C2 इंटू कोई x का फलन, तो दो भाग हो गए ना। तो 6.1 में तो जब अपन ने सोल्व किया था तो अगर पूरक फलन का एक भाग मालूम है तो भी अपन पूर्ण हल निकाल सकते थे, लेकिन प्राचल विचरण विधि में क्या होने चाहिए, दोनों भाग अपने को मालूम होने चाहिए। लेकिन प्राचल विचरण विधि में संपूर्ण पूरक फलन ज्ञात होना आवश्यक है, तो प्राचल विचरण विधि में तो पूरा का पूरा पूरक फलन ज्ञात होना आवश्यक है। जबकि 6.1 में अपन ने ऐसा मेथड पढ़ा था जिसमें अगर पूरक फलन का एक भाग मालूम है तो भी पूर्ण हल ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ 6.1 का मेथड ज़्यादा अच्छा है ये प्राचल विचरण विधि? 6.1 का जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है ना। क्यों? क्योंकि उसमें तो अगर पूरक फलन का एक भाग मालूम था तो भी अपन सोल्यूशन निकाल सकते थे, जबकि इसमें तो आपको पूरा का पूरा पूरक फलन ज्ञात होना चाहिए। अतः 6.1 की विधि प्राचल विचरण विधि से ज़्यादा अच्छी है, 6.1 की जो विधि है वो प्राचल विचरण विधि से ज़्यादा अच्छी है। रीजन का पता चल गया, क्योंकि 6.1 में तो पूरक फलन का एक भाग मालूम है तब भी अपन सॉल्यूशन कर सकते थे, जबकि इसके अंदर पूरा का पूरा पूरक फलन मालूम होना चाहिए। पूरा का पूरा पूरक फलन मतलब कि पूरक फलन के दोनों भाग मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और लिख देता हूँ, प्राचल विचरण विधि की सहायता से देखो जिन अवकल समीकरणों का पीआई निकालने में मुश्किल हो ना उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्राचल विचरण विधि की सहायता से उन अवकल समीकरणों प्राचल विचरण विधि उन अवकल समीकरणों को हल करने के काम में आती है, या हल करने के उपयोग में आती है। प्राचल विचरण विधि उन अवकल समीकरणों को हल करने के उपयोग में आती है। किनमें आती है? जिनमें क्या हो? प्राचल विचरण विधि उन अवकल समीकरणों को हल करने के उपयोग में आती है जिनमें पीआई ज्ञात करने में कठिनाई हो। मतलब जिन अवकल समीकरणों का जो पीआई होता है, पीआई ज्ञात करने में मुश्किल होती है, उन अवकल समीकरणों को सोल्व करने में ये जो प्राचल विचरण विधि काम में आती है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, प्राचल विचरण विधि उन रेखिक अवकल समीकरणों को सोल्व किया जाता है जिनमें एक तो पूरा का पूरा आपको पूरक फलन ज्ञात होना चाहिए। दूसरा है कि मान लो कि अगर पीआई ज्ञात करने में मुश्किल है तो फिर प्राचल विचरण विधि का उपयोग किया जाता है। और 6.1 में जो विधि पढ़ी थी वो विधि थी उसके अंदर पूरक फलन का एक भाग अपने को मालूम होता था तो अपन आसानी से पूर्ण हल ज्ञात कर सकते थे, जबकि यहाँ पे तो प्राचल विचरण विधि में अपने को दोनों भाग मालूम होने चाहिए। इस कारण जो 6.1 की विधि थी वो ज़्यादा आसान थी। इतनी सारी थ्योरी होगी, अब इसके आगे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले तो माना द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण
निम्न है। देखो अब कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस qy बराबर r। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ये द्वितीय कोटि का रेखीय अवकल समीकरण है तथा इसका CF तथा इसका CF मतलब पूरक फलन है। इसका CF है वो C1u प्लस C2v है और u और v क्या है भाई, दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं u और v, और C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लिख देता हूँ ये भी चीज़, यहाँ u व v दोनों रैखिक स्वतंत्र भाई, जो भी क्वेश्चन करते हैं ना उसमें जैसे मान लो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, तो ये दोनों रैखिक स्वतंत्र होते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट बोला जाता है। u व v दोनों रैखिक स्वतंत्र हल हैं तथा C1 व C2 बताओ क्या है, C1 और C2 इसके अंदर होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। C1 व C2 स्वेच्छ अचर हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब स्वेच्छ अचर है। ये हो गया। तो आपने ये इसका CF मान लिया, तो जो भी आपको सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका CF ये हो गया। CF के दोनों भाग मालूम है भाई, ये तो पहला भाग होता है, ये दूसरा भाग होता है, तो इसमें दोनों भाग मालूम होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। अब ये आपका CF है, ये जो है आपका CF है, तो अब आपको पूर्ण हल ज्ञात करना है। तो मैं लिखूंगा माना समीकरण 1 का पूर्ण हल है। ये जो भी समीकरण 1 है इसका पूर्ण हल क्या है, y बराबर जो CF के अंदर C1 C2 कांस्टेंट आ रहे थे ना, उनको a और b से लिख दो, au प्लस bv है। पूर्ण हल au प्लस bv है। तो C1 C2 तो कांस्टेंट थे और a और b कांस्टेंट नहीं। अब लिख दूंगा हियर a बराबर ax मतलब a है वो भी x का फलन है और b जो है वो भी किसका फलन है, x का फलन है। समीकरण 1 का पूर्ण हल ये है, au प्लस bv है, a बराबर ax और b बराबर bx। राइट, कहने का मतलब a और जो b है वो x के फलन है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2 दे दिया ना, ये जो y बराबर au प्लस bv है इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप निकालो dy बाई dx। तो एक और रो का u का उकलन du बाई dx प्लस a का उकलन dA बाई dx और u को रोक दिया, फिर b को रोका dv बाई dx और v को रोका b का उकलन dv बाई dx इंटू v। ऐसे हो गया ना, क्योंकि a और b भी x के फलन है, u और v x के फलन है। इसको ऐसे लिख दूं au1 का मतलब है कि u का x के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव, तो au1 ये बन गया a1u बाई dA अपॉन dx को a1 लिख दिया। तो au1 1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, au1 a1u प्लस bv1 प्लस b1v, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3 और ये आया dy बाई dx। ओके फ्रेंड्स, अब इसके नीचे लिखना है कैपिटल A व कैपिटल B का चयन है, A व B का चयन इस प्रकार किया जाता है कि A व B का चयन इस प्रकार किया जाता है कि A व B का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये जो A1 और B1 की जो टर्म है वो जीरो हो जाए। कौन सी A1 की टर्म, तो A1u प्रत्येक क्वेश्चन में, और B1 की टर्म कौन सी है, B1v, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया इसको। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन 4 हो गया। तो बताओ यहां से जो dy बाई dx बना वो कितना बना,
डी वाई बाई डी एक्स बराबर भाई ए वन यू और बी वन वी तो जीरो हो गया, तो ये बना ए यू वन और ए कितना बच गया बी वी वन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। भाई इसके अंदर ए वन यू और बी वन वी को तो जीरो ले लिया, तो ए यू वन कहने का मतलब ए वन और बी वन की टर्म को जीरो करना है, तो ये बच गया। अब ये बच गया तो आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो ए यू वन का उकलन यू टू, भाई यू टू का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस यू वन को रोका तो ए का उकलन ए वन यू वन। अब बी को रोको, वी का उकलन कितना होता है वी टू, अरे वी टू का मतलब है डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब समझ जाओगे ना सेकेंड डेरिवेटिव। और वी वन को रोका तो बी का बी वन वी वन। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब एक चीज देखना, अपने यहाँ पे लिखा था कि भाई u और v हैं दो रेखिक स्वतंत्र हल होते हैं इक्वेशन 1 के, तो u और v दो हल होते हैं, तो बताओ ये जो u और v हैं वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ चूंकि CF के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, चूंकि CF के अनुसार u व v समीकरण 1 के पूरक फलन के दो भाग हैं। भाई पहला भाग तो u मान लो, आपको पता है पूरक फलन में C1 के गुणा में होता है वो तो पहला भाग होता है, C2 के गुणा में है वो दूसरा भाग होता है। CF के अनुसार u व v समीकरण 1 के पूरक फलन के दो भाग हैं। भाई एक तो u हो गया एक v हो गया, दो भाग हैं, अतः दो भाग हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई करेंगे u और v। इसका मतलब है जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 ये था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये देख लो, तो मैं ये बोलूँगा अतः पहले तो u सेटिस्फाई करा दो, तो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू बराबर 0। इसको दे दिया 7। भाई आप ऐसे सोचोगे राइट साइड में 0 क्यों रखा, तो आप देखो CF के अनुसार u और v पूरक फलन के दो भाग हैं, और दोस्तों ये अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया था, तो जब भी पूरक फलन ज्ञात करते हैं तो राइट पार्ट को कितना ले लेते हैं अपन 0 ले लेते हैं। तो एक बार तो इसके अंदर u पुट कर दिया, दूसरी बार इसमें कितना पुट कर देंगे v पुट कर देंगे, समीकरण 7 हो गया। और दूसरी बार अपन डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वी बराबर 0 8। भाई ये पूरक फलन के दो भाग हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे दिए गए इक्वेशन को, तो सेटिस्फाई मैंने करवा दिया। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है कि एक तो समीकरण नंबर 2 से तो y का मान, और 5 से dy बाई डी एक्स का मान, और 6 से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। भाई देखो 2 से तो y का मान, 5 से dy बाई डी एक्स का मान, और 6 से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, ये मान है वो गिवन इक्वेशन 1 था ना, ये उसके अंदर पुट कर दो। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से तो y का मान हो गया, 5 से dy बाई डी एक्स का मान हो गया, और 6 से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान हो गया, का मान है समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 क्या बनेगा, समीकरण 1 था वो था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह तो ये पूरा का पूरा रख दो। ये देखो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए यू टू, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन है। ये तो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, ये वाला दो। डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है ए यू वन बी वी वन, और डी वाई बाई डी एक्स को किससे गुणा करना है पी से, तो पी से गुणा करना है डी वाई बाई डी एक्स को। डी वाई बाई डी एक्स का मान है ए यू वन प्लस का बी वी वन प्लस क्यू वाई, तो क्यू ऐसे कैसे, और जो वाई का मान है, वाई का मान देखो ए यू प्लस ए बी वी, तो ए यू
प्लस बी वी और बराबर आर। समीकरण 1 में बराबर में कितना था, राइट साइड में आर था। दोबारा दिखाता हूँ, देखो मैं आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह तो ये मान रख दिया, फिर p इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह p इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई वाई की जगह बराबर आर। अब इसको हल करना है अपने को, तो हल करना है तो एक बार तो आप a को बाहर ले लो, तो ये बना u2, ये u2 आ गया। दोबारा a एक यहाँ पे है, देखो a बाहर लिया तो ये कितना बचा pu1, और a यहाँ से बाहर लिया तो ये कितना बचा qu। फिर कैपिटल B को बाहर लिया, ये कितना है v2, और कैपिटल B एक यहाँ पे है pv1 और एक कैपिटल B यहाँ पे है qv। सही है। अब कौन सी टर्म बची, प्लस एक ये बच गया ना a1u1 और एक ये बच गया b1v1, ये भी आ गई, ये भी टर्म आ गई, और ये भी आ गई, ये भी आ गई, बराबर r। अब ये बना a। बताओ u2 को मैं d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p, u1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, du अपॉन डी एक्स प्लस qu प्लस b। v2 को क्या लिख सकता हूँ, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dv अपॉन डी एक्स प्लस qv प्लस a1u1 b1v1 बराबर r। अब देखो दोस्तों, आप इक्वेशन 7 और 8 का यूज कर दो। ये जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 9 दे देता हूँ। तो ये मान यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो बनेगा, और ये मान यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो ए का गुणांक पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा और बी का गुणांक पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8, यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 9। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या a1u1 प्लस b1v1 बराबर r। इक्वेशन नंबर 9 तो पहले दे दिया था, तो इक्वेशन नंबर 10, ये 10 बन गई। अब आप सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये जो 10 है, अगर दोस्तों यहाँ से a का गुणांक और b का गुणांक अगर जीरो नहीं होता है ना, तो पक्का आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, ये ध्यान रखना। यहाँ से a का गुणांक और b का गुणांक जरूर जरूर जीरो होना चाहिए। एक तो इक्वेशन 10 है, और एक यहाँ पे a जब पहले किया था ना, a और b का चयन इस प्रकार किया था कि ये जो a1 और b1 की टर्म जीरो हो जाए, एक इक्वेशन ये। तो इक्वेशन 4 और 10 लेंगे, 10 तो ये आ गया और ये 4 पहले, तो मैं लिखता हूँ बाई इक्वेशन 4 एंड 10। तो इक्वेशन नंबर 4 तो क्या था, 4 तो ये था a1u प्लस b1v बराबर 0, ये तो इक्वेशन 4 था। और 10 ये रहा आपके सामने, 10 क्या है a1u प्लस b1 a1u1 प्लस b1v1, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 1 इंटू आर बराबर 0। अब ये दो इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके a1 और b1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अब विधि चाहे कोई भी लगा दो, चाहे विलोपन विधि से निकाल दो, चाहे और किसी विधि से निकाल दो, a1 और b1 का मान निकाल सकते हो। तो आप a1 का मान तो देखो क्या बनेगा भाई, इसके गुणांक को इससे गुणा करोगे तो माइनस का v, और इसको इससे गुणा कर दिया तो इधर 0। ऐसे भी तो निकालते ना, क्रेमर नियम होता है। b1 है, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये u हो जाएगा। और r के नीचे इसको इससे किया तो uv1 माइनस इसको इससे किया तो vu1, a1 b1 r। अगर आप ऐसे नहीं निकालो तो आप विलोपन विधि से यहाँ से a1 का मान निकाल लेना, b1 के बदले में यहाँ रख देना, तो एक बार b1 का मान और एक बार a1 का मान आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप अगली स्लाइड में इसके आगे, यहाँ से a1 का जो मान आया वो इसको वज्र गुणा कर दो r के साथ, तो माइनस का rv अपॉन ये कितना है uv1 माइनस vu1, ये तो a1 का मान, और b1 का मान है, इसको इससे गुणा करो तो ur uv1 माइनस vu1, ये a1 और b1 के मान आ गए। अब a1 और b1 के मान आ गए। अब देखो a1 और b1 के मान आ गए, तो आप कैपिटल A और कैपिटल B का मान आसानी से निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं कि A1 कितना है भाई, A1 का मान होता है dA अपॉन dx, उसी को A1 माना था, वो हो गया माइनस का VR बटे UV1 माइनस VU1, ये तो A1 हो गया। और जो B1 था वो था dB अपॉन dx, और उसको लिख सकता हूँ UR UV1 माइनस VU1, ये बन गया। यहाँ से A1 और B1 की वैल्यू आ गई, माइनस का VR UR, चलो ठीक है। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, ये नीचे वाला जीरो नहीं होगा, मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि U व V शुरू में लिखा था ना रेखिक स्वतंत्र हल होते हैं, जब CF के अंदर लिखा था U व V रेखिक स्वतंत्र हैं, रेखिक स्वतंत्र हैं, अतः U V और इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव U का तो U1 और V का V1, इसका मान क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा। रेखिक स्वतंत्र होते हैं तो इसका मान नॉन जीरो होता है। इसको W से दर्शाया जाता है और W को बोला जाता है रोस्कियन, WRONSKIAN, इसको रोस्कियन पढ़ा जाता है। इस रोस्कियन का मान अगर दोस्तों नॉन जीरो होता है, मान लो U और V दो फलन है, तो आप U1 लिख देना या V1 लिख देना और इसका डिटर्मिनांट निकाल लेना। इस डिटर्मिनांट का मान नॉन जीरो होता है तो U और V दोनों रेखिक स्वतंत्र होते हैं। अगर डिटर्मिनांट निकालोगे तो देखो कितना आएगा, UV1 माइनस VU1, यही तो आएगा जो नीचे हर में है, UV1 माइनस VU1, इसका मान नॉन जीरो होगा। अब जब रोस्कियन का मान नॉन जीरो हो रहा है, इसका मतलब UV1 माइनस VU1 का मान नॉन जीरो हो रहा है, तो आराम से B1 भी परिभाषित है, क्योंकि B1 में हर के अंदर आ रहा है, और A1 भी परिभाषित है, A1 में भी हर के अंदर आ रहा है, तो A1 और B1 आराम से परिभाषित हो जाएंगे। और बताओ यहाँ से कैपिटल A का मान निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस इंटीग्रेट कर दो VR UV1 माइनस VU1, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया, मान लो इसका मान आया fx, तो आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 जोड़ देना। ऐसे ही b का मान, तो इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये आया UR अपॉन UV1 माइनस VU1 और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन मान लो gx आया है, तो gx प्लस से C2। बस यहाँ तक आपको सोल्व करना है। और कैपिटल A और कैपिटल B का जो मान है, कैपिटल A और कैपिटल B का मान है, वो इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, जहाँ पे माना था ना शुरू में, तो बोलूँगा पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या था, y बराबर था AU प्लस BV था, तो अब उसमें पुट करेंगे तो A की जगह तो कितना है, fx प्लस C1 U प्लस gx प्लस C2 V। तो बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, C1U प्लस C2V प्लस fx इंटू यू प्लस gx इंटू वी। ये दोस्तों टोटल सॉल्यूशन आया है। और आप एक चीज़ देखो आराम से, इसमें जब आप इसके अंदर देखोगे तो C1U और C2V शामिल है, और देखो आपने पूरक फलन कितना माना था, C1U और C2V, तो CF तो ये आ गया। और ये जो आगे का, जो CF के आगे जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, CF के आगे जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, वो बताओ इसका क्या है, PI। तो अगर आपका PI नहीं निकल रहा था, देखो PI आ गया ना, इसका मतलब ये जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है इसका। इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। और जब मैं इस मेथड को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे CF भी आ गया सॉल्यूशन में और ये PI भी आ गया। PI निकालने का जो मेथड है, जिन क्वेश्चन में PI निकालना मुश्किल है उनके अंदर इसको किया जाता है। जब भी एग्जाम में आपका प्राचल वितरण विधि का क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर लिख के आएगा तो कि इस क्वेश्चन को प्राचल वितरण विधि की सहायता से सोल्व करो, तब अपने को सोल्व करना है। अब अपनी जो जो स्लाइड आई है उनको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो अपनी पहली स्लाइड थी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। अब देखिए इसको, आप दो बार इसको देखना, दो बार समझना, उसके बाद में अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर में करूंगा तो फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। आप वीडियोस को ऑनलाइन देखा करो, डाउनलोड मत किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक किया करो। ये पहली स्लाइड है। इसके बाद में जब मैंने पूर्ण हल माना था
और ये दूसरी स्लाइड थी जिसमें कांस्टेंट C1 C2 को मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद में जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव अपन निकालते हैं उसमें A1 और B1 को जीरो ले लिया जाता है और जो बाकी का बचा हुआ है उसको लिख दो और फिर उसकी सहायता से आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। ये अपनी सेकेंड टर्म थी। भाई यहाँ पे CF में U और V आ रहे हैं, जो CF निकाला था उसमें U और V आ रहे थे, तो U और V है वो पूरक फलन के दो भाग होते हैं और ये दोनों रेखिक स्वतंत्र होते हैं। रेखिक स्वतंत्र का मतलब है लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये तीसरी स्लाइड है। अब U और V अगर पूरक फलन के दो भाग हैं तो पूरक फलन के दो भाग हैं तो आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो गिवन इक्वेशन में। जब भी पूरक फलन निकालते हैं तो R का मान 0 ले लिया जाता है राइट साइड में, और ये कर दिया। और यहाँ से जब इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो विलोपन विधि काम में ले लेना। आप ऐसे मत करना जैसे मैंने बताया है, आप विलोपन विधि से आराम से वैल्यू निकाल लोगे A1 और B1 की। और दोस्तों जब आपकी A1 और B1 की वैल्यू आ जाती है तो फिर आप क्या करोगे भाई, A1 का मतलब क्या है dA/dx है और B1 का मतलब है dB/dx है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे A का मान आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन कर दोगे तो B का मान आ जाएगा। जब A और B का मान लो A का मान तो आया है fx + c1, भाई x का फलन के रूप में आएगा fx + c1, B का मान आया gx + c2। तो आपने जब पूर्ण हल माना था ना इक्वेशन नंबर 2 में पूर्ण हल माना था AU + BV, वहाँ पे कैपिटल A का मान तो fx + c1 और कैपिटल B का मान gx + c2 पुट कर दो तो ये अपना सॉल्यूशन आया। जब सॉल्यूशन आया तो इसके अंदर C1U और C2 भी आ रहे हैं और कुछ और भी आ रहा है, तो ये तो पूरक फलन आ गया, ये तो पूरक फलन आ गया, मतलब CF आ गया, ये PI आ गया। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये जो विधि थी उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, प्राचल वितरण विधि को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप इनको सोल्व कर पाओगे। अगर उससे पहले आपसे सोल्व होते हैं तो आप इनको सोल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।